हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस। मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस, पिछले वीडियो में हमने वैस्कुलाइटिस का इंट्रोडक्शन किया था एंड हमने लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस किया था। तो बेसिकली मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस दो टाइप का है। पहला है हमारे पास पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा एंड सेकंड वी हैव इज अ कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। तो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा जो है वो किसको होता है, आज की वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा जो है वो 40 से 60 साल की उम्र में होता है, यानी कि 4 से 6 डिकेड के बीच में होता है। किसको होता है? मेल को ज्यादा होता है, फीमेल को ज्यादा होता है, दोनों को बराबर होता है। मेल और फीमेल को बराबर होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास 40 से 60 साल का कोई मेल आएगा या कोई फीमेल आएगी। अब वो जो मेल और फीमेल होंगे वो अकेले पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के साथ नहीं आएंगे, उनके साथ कुछ और भी डिजीजेस एसोसिएटेड होंगी। वो कौन सी हैं? या तो हेपेटाइटिस बी, जिसमें 30:1 का रूल फॉलो होता है, यानी कि अगर पैन के 100 पेशेंट्स है तो उनके 30 पेशेंट्स जो है वो HbA पॉजिटिव होते हैं। बट 100 ऐसे पेशेंट्स जिनमें हेपेटाइटिस बी है उसमें सिर्फ एक पेशेंट जो है उसको पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा होता है। उसके अलावा हमारे पास हेरी सेल ल्यूकीमिया एंड उसके अलावा हमारे पास ADA2 की डेफिशिएंसी। ADA2 क्या है? अडेनोसिन डीएमिनेज 2 एंजाइम। ठीक है, तो हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग अबाउट मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस, जिसमें हमने पैन के बारे में पढ़ा, जिसमें एक 60 से 70 साल का मेल या फीमेल आएगी जिसको साथ में हेपेटाइटिस बी या फिर हेरी सेल ल्यूकीमिया या फिर ADA2 की डेफिशिएंसी होगी। तो इस वजह से क्या होगा, उसमें मीडियम वेसल्स जो हैं मीडियम वेसल्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। अब इसमें प्योरली मीडियम वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जो स्मॉल वेसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, जो कैपिलरीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो ये अंका नेगेटिव होता है, यानी कि एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, अंका नेगेटिव है। तो इसकी वजह से मीडियम वेसल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। वो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? अब मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि मीडियम वेसल इन्वॉल्व, अच्छा एक और चीज, कौन कौन से मीडियम वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं? रीनल आर्टरी हो गई, ब्रोंकियल आर्टरी हो गई एंड ऑल्सो अदर्स। अभी ये जो स्पेसिफिक आर्टरीज हैं हमारे, इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं। मैं तुम्हें वैसे भी बता सकती हूँ, बट लेट्स गो विद द सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, यानी कि मेरे पास एक 40 से 60 साल के मेल या फीमेल आएंगे जिनको जो हमें हिस्ट्री देंगे कि पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आए, यानी कि फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया। उसके बाद उनको मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स डेवलप होगा। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स क्या है वो मुझे तुम लोग बताओगे खुद से सर्च करके, कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। एंड जिसको नहीं पता है उसको मैं बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे स्किन लीजन्स आएंगे। अब ये स्किन लीजन्स क्या है? देखो, मैंने क्या बताया कि मीडियम वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, दीज आर द मीडियम वेसल्स। तो इसकी वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं स्किन में, मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे मेनली 3 क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। नोड्यूल्स हो गए, डीप अल्सर्स हो गए, और थर्ड हमारा क्या होगा? गैंग्रीन। अब ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, सेकेंड हमारे पास ये है कि जो स्मॉल वेसल्स हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि पीटीके और पुरपुरा जो है नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि वेसाइकिल नहीं होगा, यानी बुला बुला नहीं होंगे। तो क्या नहीं होंगे? पीटीके, पुरपुरा, वेसिकल, बुला नहीं होंगे। क्या होगा? नोड्यूल, डीपल्स और गैंग्रीन आएंगे, यानी कि 40 से 60 साल की कोई मेल या फीमेल आएंगे जो कि एसोसिएशन होगा जिनका हेपेटाइटिस बी के साथ, हेरी सेल ल्यूकीमिया के साथ और ADA2 की डेफिशिएंसी के साथ, जो कि क्लिनिकल फीचर्स में बताएंगे कि पहले मुझे थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आए, यानी कि मेरा वजन कम हो गया है, बुखार हो गया है। उसके बाद मुझे मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स के क्लिनिकल फीचर्स आए। बेसिकली मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसमें 2 डिफरेंट नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं सब्सिक्वेंटली। मतलब इनका ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से कोई एसोसिएशन है, बॉडी के 2 अलग अलग पार्ट्स की 2 नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले नर्व की वजह से कुछ क्लिनिकल फीचर आएगा, दूसरे की वजह से कुछ क्लिनिकल फीचर आएगा, तो ये इसकी कंप्लेन देंगे। फिर बताएंगे कि उसके बाद मुझे स्किन में प्रॉब्लम्स होने लगी, और वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो बताएंगे कि मुझे नोड्यूल्स जैसे आने लगे, मुझे यहाँ पे अल्सर्स पड़ने लगे। वो ये वर्ड नहीं यूज करेंगे ऑब्वियसली, एंड गैंग्रीन। ठीक है, क्या नहीं होगा? पिटिके, पुरपुरा, वेसिकल, बुला नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? जब डिजीज और ज्यादा प्रोग्रेस करेगी तो हमारे कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन एब्डोमेन इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा रीनल इन्वॉल्वमेंट होगा। रीनल इन्वॉल्वमेंट में रीनल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से? रीनल फेलियर। अब रीनल आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, पर क्या इन्वॉल्व नहीं हो रहा है? रीनल कैपिलरीज जो है
कैपिलरीज वो इन्वॉल्व नहीं हो रही एज अ टूल, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं होगा। रीनल फेलियर होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं होगा। उसके अलावा लंग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसमें हमारा ब्रोंकियल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रोंकियल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या आता है, हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लंग की कैपिलरीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डिफ्यूज एल्वुलर हेमरेज जो है नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारा एब्डोमिनल हो गया, रीनल हो गया, एंड हमारा सीएनएस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, सीएनएस का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो है वो टेस्टिकुलर पेन की भी कंप्लेन करते हैं, पेन की भी कंप्लेन करते हैं। तो ये क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ मेरे पास पेशेंट आएगा, तो मैं उसके इन्वेस्टिगेशंस में विल गो फॉर एमआर एंजियोग्राफी एंड वी विल गो फॉर बायोप्सी। बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, यानी कि सारी की सारी लेयर्स जो है उनमें इन्फ्लेमेशन है, उसके साथ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या नहीं है, कोई भी ग्रैन्युलोमा हमें इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना कि ग्रैन्युलोमा नहीं है पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा में। फिर फाइनली मैंने इन्वेस्टिगेशंस कर लिए, मैंने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, तो मुझे डायग्नोसिस बनाना है। डायग्नोसिस हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 फैक्टर स्कोर। 5 फैक्टर स्कोर में हम लोग 5 चीजों को देखते हैं, 5 पैरामीटर्स को देखते हैं, एंड उसके हिसाब से सबको पॉइंट्स देते हैं, एंड फाइनल में हम लोग डिसाइड करते हैं कि पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा होने के चांसेस या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कितने हैं। अभी हमें एक एक स्कोर को याद करना जरूरी नहीं है, वी जस्ट नीड टू लर्न द नेम ऑफ द पैरामीटर्स। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हम लेते हैं, वी टेक सीएनएस, सीवीएस, जीआईटी और प्रोटीन यूरिया, एंड ऑल्सो हमारा सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज है जो कि मैं तुम्हें बताना भूल गई। ऑब्वियसली तुम अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन तो कराओगे, तो ब्लड में हम लोग को क्या देखना है, वी ऑल्सो हैव टू चेक फॉर सीरम क्रिएटिनिन, एंड यूरिन में वी हैव टू चेक फॉर प्रोटीन यूरिया। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इन्वेस्टिगेशन में ब्लड में है सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन में है प्रोटीन यूरिया, उसके अलावा हम लोग एमआर एंजियोग्राफी करा रहे हैं, उसके अलावा हम लोग बायोप्सी करा रहे हैं, जिसमें मिल रहा है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या नहीं मिल रहा है, ग्रैन्युलोमा नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास एक पेशेंट आया 40 से 60 साल का, जिसको हेपेटाइटिस बी, हेरी सेल ल्यूकीमिया, एंड ऑल्सो या फिर हमारा ADA2 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो कि कंप्लेन करेंगे कि पहले मुझे फीवर, वेट लॉस वगैरह हुआ, उसके बाद मुझे इस नर्व का इन्वॉल्वमेंट के क्लिनिकल फीचर्स आए, मुझे इस नर्व के इन्वॉल्वमेंट के क्लिनिकल फीचर्स आए, एंड उसके बाद मुझे स्किन में फीचर्स आने लगे, मतलब अल्सर डेवलप हो गया, गैंग्रीन हो गई, यानी कि वो लिम्ब या उसका कोई पार्ट जो है वो खराब हो गया। तो ऐसे पेशेंट में, और उसके अलावा वो अगर और कॉम्प्लिकेशन में आएंगे तो वो मुझे बताएंगे कि उनको हिमोप्टिसिस की कंप्लेन है, या फिर उनको एब्डोमिनल कंप्लेन्स है, या फिर उनकी किडनी फेल हो रही है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्लिनिकल फीचर में आए हैं उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। मतलब अगर किडनी की किसी पेशेंट की हमें लगेगा रीनल फेलियर हो गया, तो हम उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। बेसिक हम लोग ब्लड तो कराएंगे ही टू चेक फॉर सीरम क्रिएटिनिन, हम लोग यूरिन में प्रोटीन यूरिया चेक करेंगे, हम लोग एमआर एंजियोग्राफी करेंगे, हम लोग बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में हमें ट्रांसम्यूरल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, ग्रैन्युलोमा। उसके हिसाब से हम लोग 5 फैक्टर स्कोर हमारा देखेंगे, जिसमें हमारे पास है सीएनएस, सीवीएस, जीआईटी और प्रोटीन यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में हमें मेन देखना है कि हेपेटाइटिस बी का एसोसिएशन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अगर हेपेटाइटिस बी का एसोसिएशन नहीं है तो हम लोग स्टीरॉइड और साइक्लोफॉस्फामाइड से ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। साइक्लोफॉस्फामाइड, फॉस्फामाइड अगर कोई स्पेलिंग हो गई गलत तो प्लीज डोंट माइंड, ओके। एंड अगर हेपेटाइटिस बी का एसोसिएशन है तो हम लोग स्टीरॉइड देंगे, एंड वायरस के लिए एंटीवायरल तो देना ही है, जिसमें हमारे पास है एंटीवायरल टेनोफोविर एंड एलोफिनामाइड, एंड उसके अलावा वी गो फॉर प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है। सो मैनेजमेंट बता दिया, इन्वेस्टिगेशन बता दिया, दैट्स ऑल फॉर पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कावासाकी डिजीज एंड द स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस, ठीक है। उसके बाद हमें वेरिएबल वेसल वैस्कुलाइटिस, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वैस्कुलाइटिस भी डिस्कस करना है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।